नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का थर्ड वीडियो बना रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? लास्ट क्लास में हमारा लास्ट टॉपिक था अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, राइट? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस हम लोगों ने देख लिया था। फॉर अ टू सिस्टम चार्ज के लिए हम लोगों ने क्या बोला था? हाउ डिड वी स्टार्ट द होल कॉन्वर्जेशन? कैसे स्टार्ट किया था हम लोगों ने? हम लोगों ने पहले बोला कि अगर हमारे पास एक वैक्यूम है जहां पे कोई भी चार्ज नहीं है और वहां पे हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर चार्ज को प्लेस करना है। पहले चार्ज को प्लेस करते वक्त कोई काम नहीं होता है, देयर इज नो वर्क डन व्हेन यू आर प्लेसिंग द फर्स्ट चार्ज। मगर जब हम लोग दूसरे चार्ज को रखने जाते हैं तब क्या होता है? व्हाट हैपेंस? क्या? हाँ, पहले चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसके अगेंस्ट हमारे दूसरे चार्ज को वर्क करना पड़ता है, जिसके कारण हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होता है इन दैट सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, ऐसे ही हम लोग मल्टीपल चार्जेस के लिए भी करते हैं। जब हमारे पास दो सिस्टम ऑफ चार्जेस आ जाते हैं तो हमारा फॉर्मूला करके आप क्या बन के आता है? work done is equal to the internal potential energy stored inside the conductor, which is also equal to तुम्हारे पास k q1 q2 upon ab. What is ab? rab क्या होता है हमारा? rab is the distance between the two charges. दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है ये हो जाता है हमारा rab. करेक्ट? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ओके, फाइन। फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला कि अगर हमारे पास दोनों के दोनों चार्जेस अगर सेम हो, लाइक चार्जेस हो, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल एनर्जी बोथ द चार्जेस आर ऑफ द सेम नेचर, दैट इज दोनों के दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव बनेगा ही, और पॉजिटिव नेगेटिव तुम्हारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। एम आई राइट? हाँ कि ना? ओके। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो क्या कोई काम करने की जरूरत पड़ती है? पहले चार्ज नेगेटिव था, दूसरा चार्ज पॉजिटिव लेके आए और तुमने वहां पे प्लेस कर दिया। ठीक है, वो प्लेस करते वक्त तुम्हें कोई काम करना पड़ा? नहीं। किसको काम करना पड़ा? सिस्टम को चार्ज काम करना पड़ा। सिस्टम को काम करने के कारण क्या हो रहा था? तुम्हारा वो जो चार्ज है वो वहां से यहां तक आ गया था। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। नाउ इफ q1 is greater than 0 and q2 is less than 0, तो हमारा जो सिस्टम है उसके पास एक ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। द सिस्टम हैज एन ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। क्लियर? ओके, सॉरी, नेगेटिव एनर्जी, नॉट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव एनर्जी। हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल्स। मगर हम लोग उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जरिए भी रिप्रेजेंटेड, राइट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जरिए भी हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो दो सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तो क्या होगा? वी विल हैव अ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला? अगर हमारे पास एनर्जी है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सेंस क्या बैठता है वो देखो। यहाँ पे तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वोल्ट का यूनिट क्या है? के क्यू अपॉन आर। उसमें एक ई भी जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। दैट इज द रीजन व्हाई हम लोग बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। वोल्ट नहीं होता वो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलने से लोगों को लगता है कि अरे ये तो वोल्टेज है। नहीं, ये वोल्टेज नहीं है, दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट। फिर उसके बाद हमारा ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन किया हम लोगों ने, चार्ज निकाला, पोटेंशियल निकाला, वो सब कुछ हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर दिया था। नाउ हमारे पास अब हमारा दूसरा क्या बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या निकल के आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो पहले चार्ज को रखने के लिए एज यूजुअल कोई काम नहीं करना पड़ रहा, दूसरे चार्ज को रखने के लिए काम करना पड़ रहा है, तीसरे चार्ज को रखने के लिए पहले और दूसरे के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। लॉजिक क्या बैठता है तुम्हारा? एंड में देखो, एंड के फॉर्मूला को देखो। यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R12, जब तुमने Q2 को Q1 के साथ प्लेस किया, Q1 Q3 अपॉन R13 और Q2 Q3 अपॉन R13, तो इसके लॉजिक को देखो। नाउ अंडरस्टैंड द लॉजिक, फिर उसके बाद हम लोग हमारे थियरी में जाते हैं। तो पहला चार्ज है मेरा Q1।
पहला चार्ज है मेरा Q1 जिसको मैंने स्पेस पे रखा हुआ है, कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर लोकेशन में मैंने स्पेस पे रखा हुआ है इसको, ठीक है। सो Q1 इज माय आइडियल, और इस स्पेस में देयर वाज नो अदर चार्ज लेफ्ट, बिल्कुल खाली था। तो जब मैंने पहले Q1 को रखा, मेरे को कोई काम नहीं करना, नो काम। फिर उसके बाद जब मैंने Q2 को रखा, तो ये Q2 जो है, Q2 और Q1 के कारण मेरे को आई हैड टू डू सम वर्क, है ना, मेरे को काम करना पड़ा। सो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन R12। R12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। R12 रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, am I right? दूसरा, तुम क्या कर रहे हो, यहां पे तुमने एक और चार्ज रख दिया। अब ये Q3 जो तुम रख रहे हो, इसको इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ रहा है, इसको इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ रहा है। तो इसको जब इसके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, तो हमारा एनर्जी कितना बिल्डअप हो रहा है, K Q1 Q3 अपॉन R13, और इसके अगेंस्ट जब काम करना पड़ रहा है तो कितना एनर्जी बिल्डअप हो रहा है तुम्हारे पास, K Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है। और यहां पे तो हमारे पास ऑलरेडी K Q1 Q2 अपॉन R12 ऑलरेडी था हमारे पास, ठीक है। सो ये तीनों के तीनों चार्जेस को एक जगह प्लेस करने के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आई हैव गेन्ड, या फिर हाउ मच वर्क डिड आई हैव टू डू, इट इज द सम ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। अब अगर एक और चार्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी इफ आई हैव, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q4 है, यहाँ पे Q3 है, तो पहला Q1 रखने के लिए नो वर्क डन, दूसरा Q2 रखने के लिए इन दोनों के बीच में एक काम हुआ, तीसरा Q3 रखने के लिए इन दोनों के बीच में काम हुआ, ठीक है, और Q4 रखने के लिए इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में काम हो रहा है। तो अगर लॉजिक तुम लोगों को समझ में आ रहा है, तो अगर मैं 10 चार्ज भी दे दूं और पेशेंस है तुम्हारे पास, और तुम केयर कैलकुलेशन करते हो, केयरलेस मिस्टेक नहीं करते हो, तो तुम्हारा आंसर हमेशा सही निकल के आ सकता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये एक बहुत 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 आसान टॉपिक है, और यहाँ पे यू नो व्हाट द बेस्ट थिंग इज, एनर्जी है, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर की तरह आम के दाम पे तुम क्या बोलते हो, सभी को ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस होल पोर्शन, चलो आगे बढ़ो। सो नाउ लेट्स गो इनटू थ्योरी। थ्योरी में क्या बोला गया है वो पहले समझने की कोशिश करो। So, let's now consider a system of 3-point charges Q1, Q2 and Q3 having position vectors R1, R2 and R3. R1, R2, R3 क्या है तुम्हारे? They are the position vectors of this. That means अगर ये तुम्हारा origin है, if this is your origin, ये है तुम्हारा R3, ये है तुम्हारा R1 और ये हो गया तुम्हारा क्या, R2. These are the 3 position vectors. इस तरह से हम लोगों को position vector देखने को मिलता है. What is a position vector? A position vector is a vector whose main job is to give you the magnitude and the direction from an origin, from a reference point. इसके बारे में और समझना है तो मैंने पूरा का पूरा वेक्टर्स में वीडियोस बना के रखा हुआ है, प्लीज गो एंड वॉच। अगर तुम्हारा वेक्टर्स तुम्हें लग रहा है बहुत वीक है तो यू कैन गो एंड वॉच, फिर मेरे से डाउट्स भी पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, नो वर्क हैज टू बी डन, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तुम्हारे पास, इज रिक्वायर्ड बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर लोकेशन वेयर द पोटेंशियल इज जीरो। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो तुम्हारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। therefore work done is zero. The work done in bringing Q2 from infinity to a position R2 is given by W2 is equal to क्या हो जाएगा, ये अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसने अपने चारों तरफ यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे उसने क्या कर रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी एक पोटेंशियल वेल बना के रखा हुआ है ना। इस चार्ज ने क्या किया है, इस Q2 जो चार्ज है यहाँ पे, दिस इज Q2, ये है मेरा Q1, तो इसने क्या कर रखा है, इसने अपने चारों तरफ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसने एक पोटेंशियल बना के रखा हुआ है, और ये जो डिस्टेंस क्या है, ये है मेरा R। कहां से डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूं, 1 से, कहां तक मेजर कर रहा हूं, 2 तक, R12, ठीक है। हाँ, R of 1 विद रिस्पेक्ट R2 माइनस R1 होता है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ठीक है। नेक्स्ट, the work done in bringing Q2 from infinity to a position R2 is given by work done is equal to, again तुम्हारा फॉर्मूला क्या था,
potential is equal to work done upon charge, therefore work done is equal to potential into charge. पोटेंशियल तुम्हारा निकला, Q1 का पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, K Q1 अपॉन R12 मल्टीप्लाइड बाय इस पॉइंट पे चार्ज कितना है Q2, therefore हमें क्या मिलेगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 मिल जाएगा. ठीक है, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, तुम्हारे पास चार्ज Q3, यहां पे इसको मैं मिटा देता हूं अभी के लिए. टू ब्रिंग, ये तो हो गया. द वर्क इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी पोजीशन टू, ये भी हो गया हमारा. Now charge Q1 and Q2 produce a potential which at any point P is given as. अब यहां पे देखो. Now I'm gonna zoom it in. नया फिर से बना देते हैं. ठीक है, ये है मेरे पास Q3, ये है मेरे पास Q1 और ये है मेरे पास Q2. ठीक है, so what was this distance, R12. what is this distance, R31, है ना. देखो यहाँ पे Q2 में लेके आ रहे हैं. ठीक है, 1 से लेके 2 की तरफ जा रहा है. ठीक है, फाइन. अब तुम्हारा है 1 से लेके 3 तक जा रहा है तो R13, ये 2 से लेके 3 तक जा रहा है तो तुम्हारा R23. नाउ मैं दो अलग अलग पोटेंशियल वेल्स बनाने वाला हूँ. ठीक है, जहां पोटेंशियल वेल मतलब जहां पे तुम्हारा ये बन रहा है. सो कैन यू सी अ सर्कल लाइक दिस. हाँ, थोड़ा परफेक्ट सर्कल नहीं बना मगर तभी भी ठीक है. ओके, ये है इस रेडियस पे इस पूरे के पूरे चार्ज का पोटेंशियल. ठीक है, ये पोटेंशियल किसके बराबर है पता है, दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू के Q1 Q सॉरी के Q1 अपॉन R13 के मैग्नीट्यूड के बराबर है. तो इस पूरे के पूरे लोकेशन में इसका एक मैग्नीट्यूड बना हुआ है, पोटेंशियल बना हुआ है. नाउ अगला इसका भी देख लेते हैं. ये देखो, अब इस पॉइंट पे दोनों के दोनों पोटेंशियल्स लग रहे हैं. ठीक है, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास, के Q2 अपॉन R23 का मैग्नीट्यूड. मैंने डायरेक्शन नहीं लिया, जस्ट मैग्नीट्यूड लिया है. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो Q3 चार्ज है क्या फेस कर रहा है, इसके कारण भी एक पोटेंशियल फेस कर रहा है, Q1 के कारण भी एक पोटेंशियल फेस कर रहा है, Q2 के कारण भी एक पोटेंशियल फेस कर रहा है. तो इसके ऊपर कितने पोटेंशियल लग रहे होंगे, Q1 का और Q2 का. ठीक है, हाँ, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 और पोटेंशियल ड्यू टू Q2 दोनों के दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा कॉन्सेंट्रेट होके लग रहा है. इज इट क्लियर? तो यहां पे दो वर्क होंगे तुम्हारे पास. व्हाट विल बी द वर्क, यहां पे हो जाएगा के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 upon R23. So this is what? This is the work done by the तुम्हारा Q2 charge. Sorry, this is the work done by Q1 charge. This is the work done by Q2 charge. So तुम्हारे पास क्या हो चुका है? You have had three works now. तुम्हारा Q2 के ऊपर इसके कारण काम हो चुका है और Q3 के ऊपर इन दोनों के कारण काम हो रहा है. तो तुम्हारा फाइनल इक्वेशन में कितने वैल्यूज होने चाहिए? तीन टर्म होने चाहिए. So the total work done in assembling the charge at the given location equals to the position of potential energy of the system. It is obtained by adding the work done by each and every single charge. So तुम्हारे पास end result क्या आ जाएगा? K Q1 Q2 upon R12 plus K Q2 Q3 upon R23 plus K Q1 Q3 upon R13. ये तीनों के तीनों तुम्हारे गए. This has become your potential energy. अब ऐसे ही अगर मैं तुम्हें 5 अलग अलग चार्जेस का बता दूं, you can do it, right? अब तो प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना. 10 बोल दो, हाँ, तुम्हारा एक पैटर्न देखने को मिल रहा है. हाँ, पहले चार्ज के लिए कोई काम नहीं, दूसरे चार्ज के लिए एक काम, तीसरे चार्ज के लिए दो काम, चौथे चार्ज के लिए तीन काम, पांचवें चार्ज के लिए चार काम, छठे चार्ज के लिए पांच काम, सेवेंथ के लिए 6 वर्क, 8 के लिए 7 वर्क. तो ऐसे ही तुम्हारा इंक्रीज होते जा रहा है. सो दिस इज जस्ट अ पैटर्न. ठीक है, हाँ, रटने की जरूरत ही नहीं है इसको. ठीक है, श्योर.
आगे बढ़ सकते हैं, कॉन्फिडेंट, लेट्स मूव ऑन. So the resultant can be expressed as a summation of 1 upon 4 pi epsilon naught I is equal to 1 to 3 q1 sorry qi qj upon rij, where I तुम्हारा और j तुम्हारा, it is basic, I is not equal to j होना चाहिए. I की वैल्यू कुछ भी करो, j की वैल्यू तुम्हारी 1 से शुरू कर लो, मगर इट शुड नॉट बी एनीथिंग एल्स. ये तुम समराइज करके लिख सकते हो, ये तुम्हें वैसे उतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना. Due to conservative nature of electrostatic forces, the value of U is independent of the manner in which the configuration is assembled. इसका मतलब क्या है पता है? हाँ, तुमने अगर पहले Q1 को रखा, फिर Q2 को रखा, फिर Q3 को रखा, या फिर Q2 को पहले रखा, Q1 को बाद में रखा, फिर Q3 को एंड में रखा, ऐसा कभी किसी भी चार्ज को तुम ले लो, at the end of the day क्या होने वाला है? Work done is going to be the सेम, सब में सेम रहेगा, बिकॉज इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स. इट डज नॉट केयर तुम कैसे वहां पे पहुंचे, इट ओनली केयर कि तुम वहां पे पहुंचे ना, बस. ठीक है. सो इफ यू राइट द डिस्टेंस आर आई माइनस आर जे एज आर आई जे इन द अबव इक्वेशन, हमें ये वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग ऑल द चार्जेस एट द गिवन पोजीशन फ्रॉम इंफिनिटी. तो इसको तुम यहाँ पे एक ऐसे देख सकते हो, I is equal to 1 to n. सेम, तुम्हारा लॉजिक समझ में आ गया ना. तो ये सब कुछ तुम्हारा क्या बोलते हैं, ऐसे याद करके रखने की जरूरत नहीं है, इफ यू रिमेंबर द लॉजिक. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Three charges, all Q is equal to 10 coulombs, are placed at the edges of an equilateral triangle of side 2 meters. Find the net potential energy of the system. ठीक है, तीनों के तीनों 2 मीटर दूर है. तो हमारे पास तीन है, तो हमारे पास कितने टर्म्स होने चाहिए हमारे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला में? तीन हमारे फॉर्मूलास होने चाहिए. यू नीड टू हैव 3 फॉर्मूलास. ठीक है. सो गिवन चार्ज Q is equal to 10 coulombs, ठीक है, फॉर ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर की वैल्यू ये है. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी. ओके, यहां पे देखो, ये है दो, ये है दो, ये है दो, ये है ए, ये है बी, ये है सी. यहाँ पे तीनों पे 10 कुलुम, 10 कुलुम और 10 कुलुम रखा हुआ है. ठीक है. सो इसके अक्रॉस तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा रे? इन दोनों के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस तुम्हारा वह क्या बोलते हैं यहाँ पे, u ऑफ ए बी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाउ मच? k 10 into 10 upon 2. यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा? सेम 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 है ना. तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से तो अच्छा है, सॉरी 3 टाइम्स अलग अलग करके ऐड करने से तो अच्छा है 3 से मल्टीप्लाई कर दो. 3 टाइम्स के मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 10 अपॉन 2 हो जाएगा हमारा आंसर. तो बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, नो नर्वसनेस, नो नथिंग, क्योंकि हमको पता है, व्हाट डू वी नो दैट इट इज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्शनलेस, पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्वेटिव. तो तुम किसी भी हालत में कैसे भी करो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है, और यही उन्होंने किया भी है. देखना यहाँ पे देखो, 3 इंटू के क्यू क्यू अपॉन आर, एग्जैक्टली ये वैल्यू निकल के आ गई. यू कैन डू द कैलकुलेशन. यहां तक कोई डाउट है? 9 3 जा 27, 27 बाई 2 कितना होता है? क्या? नहीं रे, कैसे? 3 9 जा 27, के की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁹ होता है ना. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. भूल गए? हाँ, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है तुम्हारी. 1/4 पाई एप्सिलॉन करते रहोगे तो टाइम कितना चलेगा पता तुम्हारा? Okay. 3-point charges Q, 2Q, and 8Q are to be placed on a 9 centimeter long straight line. Find the position where the charges should be placed so that the potential energy of the system is minimum. If in this situation, what is the electric field at the position of the charge Q due to the other two charges? ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है 2Q, यहाँ पे एक चार्ज है 8Q, यहाँ पे एक तुम्हारा चार्ज है Q.
ठीक है। सो हमारा ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, ये हमसे नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। सो फाइंड द पोजीशन ऑफ Q ड्यू टू द अदर टू चार्जेस। यहाँ पे हमारी क्या करनी है, वी हैव टू मेंटेन द लीस्ट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल। तो हमारा ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी पहले निकाल ले। हाँ, यहाँ पे जैसे अगर तुम्हारे पास 9 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अ लिटिल बिट। ये 9 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है हमारे पास, दिस इज गिवन एज 9 सेंटीमीटर। तो अगर ये पॉइंट तुम्हारा एक रैंडम पॉइंट ले लिया तुमने और यहाँ पे बोल दिया अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 9 माइनस एक्स होगा, है ना। इफ दिस इज x, दिस इज 9 माइनस एक्स। तो अगर ये मेरे पास है 2q, ये है मेरे पास क्या बोलते हैं q, और यहाँ पे मेरे पास है 8q। ठीक है। नाउ इन तीनों का, इन सबका मिला के हमारा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, k 2q into q upon x, k q into 8q upon 9 minus x, k 2q into 8q upon 9। यही लिखा है इन्होंने यहाँ पे। अब इज इक्वल टू यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल दिया हम लोगों ने। फॉर फॉर मिनिमम, फॉर मिनिमम हमें कितना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे 2 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन 9 माइनस एक्स। ये कहां से आया, हाउ डिड वी गेट दिस। ये 2q 8q by 9 तो कांस्टेंट है। हाँ, ये 2q into 8q by 9 कांस्टेंट, हाँ वो कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, है ना, इस पूरी की पूरी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो कम होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू, डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव निकाल के क्या करते हैं, हाँ, मिनिमम मैक्सिमम के लिए हम लोग डबल डिफरेंशिएट करते हैं, सिंगल डिफरेंशिएशन नहीं। हमारा क्या होता है सबसे पहले, ठीक है, एक एक चीज बता देता हूं। फॉर यू टू बी मिनिमम 2 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन 9 माइनस एक्स शुड बी मिनिमम। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 8 अपॉन 9 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो तुम्हारे पास यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक जीरो वैल्यू मिल रही है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम हम लोग अगर ये इसके अंदर करेंगे, इन्होंने तो हमें बस मिनिमम वैल्यू निकालने बोला है। 10th क्लास में, सॉरी 12th क्लास में तुम्हारे मैथ्स में हम लोग जो चैप्टर सीखने वाले, जो तुम सीखोगे वहां पे व्हाट यू से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी करके जो चैप्टर है, हाँ, उसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करके उसका अगला पार्ट निकल के आता है। उसके अंदर तुम देखोगे कि एक बेसिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले तुम डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें जीरो को साथ डालने पर तुम्हें थोड़े बहुत वैल्यूज निकल के आएंगे। उस वैल्यूज के बाद तुम उसे फिर से क्या करोगे, डबल डिफरेंशिएट करोगे। डबल डिफरेंशिएट करके तुम उसका वैल्यू, तुम दोनों की दोनों चीजें कर सकते हो, एक में तुम नेगेटिव निकाल सकते हो, एक तुम डबल डिफरेंशिएट करके तुम्हारा अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तुम्हारा क्या बोलते हैं मिनिमम हो जाएगा। चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ तुमको करना क्या है। सो 2 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन 9 माइनस एक्स शुड बी मिनिमम। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके हम लोगों ने जीरो डाल दिया। सो माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8 अपॉन 9 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली अगर हम लोगों ने दोनों के दोनों साइड में यहाँ पे 2 को काट के यहाँ पे 4 कर दिया, इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सो विल गेट माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर minus 2 upon x squared is equal to minus 8 upon 9 minus x the whole square। ये माइनस माइनस कट गया, 2 तुम्हारा 4 के साथ कट गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 9 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। दोनों साइड को तुमने रूट ले लिया, तो क्या मिला 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, क्या मिला बोलो, 2 अपॉन 9 माइनस एक्स। सो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 9 माइनस एक्स, 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3 मिल गया। सो x की वैल्यू 3 मिल गई। दैट इज डिस्टेंस ऑफ द चार्जेस q फ्रॉम 2q शुड बी 3। दैट इज दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 होना चाहिए और दूसरे का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये करने से हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सबसे कम मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस हमें मिल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हाँ, ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना तुम्हें। सो पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अ सिंगल चार्ज सिस्टम ऑफ चार्जेस possess
electrostatic potential energy in the presence of an electric field. These are discussed as follows. Potential energy of a single charge in an electric field. Potential energy of a single charge q at a point with position vector r in an electric field is given as what? Q multiplied by V of r, where V of r is the potential at the point due to the external electric field E. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है तुम्हारे पास, हाँ, पोटेंशियल तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक आता है, ठीक है तुम्हारे पास। now potential energy of a single charge q at a point with position vector r in an electric field is given by q multiplied by v of r, ठीक है, where v of r is the potential at a point due to the electric field E। r डिस्टेंस पे तुम्हारा पोटेंशियल कितना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड वो बता रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आया पूछो, ठीक है। हमारे पास क्या होता है अगेन, हमारा इंटरनल एनर्जी द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू तुम्हारा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल के बराबर होता है। व्हाट इज पोटेंशियल? के क्यू अपॉन आर। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? के क्यू क्यू डैश अपॉन आर, बस, ठीक है। सो हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 and Q2 द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज क्या? Q1 multiplied by VR1 plus Q2 multiplied by VR2 plus Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R12। तो यहां पे समझने की क्या बात है, ये तो तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुआ, ये भी तुम्हारा Q2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुआ, और यहां पे एक और चीज जो लग रही है वो क्या है? दोनों के बीच में तुमने एक चार्ज को प्लेस करके रखा हुआ है, वो खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अगेंस्ट तुमने एक और चार्ज रखा हुआ है। सो तुम्हारे पास क्या होगा? Br1 will be the potential due to the electric field itself acting on charge Q1. Vr2 will be the potential due to the electric field at position R2 on Q2। अब Q1 Q2 अपॉन R12 क्या हो जाएगा? ये एक दो चार्जेस के बीच का जो पोटेंशियल है, याद करो, दो अलग अलग चार्जेस के बीच का अगर तुमने पोटेंशियल रखा हुआ है तो वो यही निकल के ही तो आता है। दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट? यही तुम्हारा निकल के आता है ना? कोई डाउट है इसमें? परफेक्ट, ठीक है, फिर से बताना है पक्का, ठीक है। पोटेंशियल और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। Consider a dipole with charge plus q and minus q placed in a uniform electric field as shown in figure। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने क्या किया है? एक डाइपोल को रखा हुआ है। In a uniform electric field, the dipole experiences no force but experiences a torque given by torque is equal to क्या होता है? P cross E। ये small p क्या होता है? Dipole moment, exactly, dipole moment multiplied by electric field। This torque will tend to rotate the dipole, एक dipole को rotate कर देता है। तो torque किसके कारण प्रोड्यूस होता है पहले वो बताना। अगर दो फोर्सेस तुम्हारे एक लाइन ऑफ एक्शन से दूर है, दैट इज ऑपोजिट पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रोटेट करने की कोशिश करेगा तुम्हारा हमेशा, ठीक है। इट विल ट्राई टू रोटेट, और इस रोटेशनल मोशन के जो ये बोलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट क्या? टॉर्क, ठीक है। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपोल एक्सपीरियंसेस नो फोर्स बट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क गिवन बाय moment magnetic moment multiplied by the electric field P cross E। क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। दिस टॉर्क विल टेंड टू रोटेट द डाइपोल। सपोज एन एक्सटर्नल torque external is applied to a dipole so that it rotates from angle θ1 to θ2 with respect to the electric field। अब तुमने एक चीज को क्या कर दिया? तुमने उसे रोटेट करा दिया। रोटेट कराने के लिए काम करना पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड को काम करना पड़ा ना। कोई भी चीज अगर मूव करती है तो काम कर रहा है, ठीक है, कोई ना कोई तो काम कर रहा है तुम्हारा। यहां पे जैसे ही ये θ1 से θ2 की तरफ गया, जैसे ही ये तुम्हारा θ1 से θ2 की तरफ गया, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? वी आर गेटिंग टू सी द वर्क डन,
ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क इज गिवन एज, वर्क डन बाय अ फोर्स क्या होता है, एफ डॉट डी एच, फोर्स इनटू जितना डिस्टेंस तुम्हारा मूव हुआ, उसी तरह से तुम्हारा वर्क डन ड्यू टू टॉर्क क्या हो जाता है, टी डॉट डी थीटा, टी डॉट थीटा डी थीटा, ठीक है, हाँ, टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय थीटा डी थीटा। सो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे सबसे पहले तो हम लोग टॉर्क का वैल्यू लिख देते हैं। टॉर्क की वैल्यू क्या है हमारे पास, P क्रॉस ई, P क्रॉस ई, P क्रॉस ई को हम लोग यहां पे लिख सकते हैं साइन थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा, है ना। यहां पे एक इसकी जरूरत नहीं है, यहां पे थीटा की जरूरत नहीं है, टॉर्क एक्सटर्नल डी थीटा, डी थीटा, सो पीई साइन थीटा डी थीटा। सो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर रहे हैं, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक कर रहे हैं हम। सो अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें, चलो यहां से हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ तुम्हारे पास थीटा 1 से लेके थीटा 2, पी ई, स्मॉल पी होना चाहिए था, एक्शन रखो, स्मॉल पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। नाउ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, वेरी गुड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो पीई को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों कांस्टेंट है ना। सो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूं, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब यहाँ पे माइनस है तो इस माइनस को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पीई कॉस थीटा 2 से लेके थीटा 1, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है तुम्हारे पास, इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, पीई छोटा पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, पीई कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। सॉरी सॉरी, अरे अरे क्या बोल दिया, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। ये है हमारा इंटीग्रेशन, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब इसके भी तुम्हारे स्पेशल केस निकल के आते हैं, when the dipole is initially aligned along the electric field, that is along the electric field है, तो डाइपोल मूवमेंट तुम्हारा कहां से कहां तक होता है, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां तक होता है तुम्हारा इन फिजिक्स में, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट इन फिजिक्स, डाइपोल मूवमेंट का हमारा डायरेक्शन क्या होता है वो पूछ रहा हूं मैं। प्लस से माइनस, हमारे डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ओके। सो कहां पे थे हम लोग, हाँ, तो व्हेन द डाइपोल इज इनिशियली अलाइंड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज थीटा 1 इज इक्वल टू 0, वी हैव टू सेट इट एट एन एंगल थीटा विद ई, दैट इज थीटा t2 इज इक्वल टू थीटा। सो यहां पे देखो, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है तुम्हारे पास, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड करके लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम प्लेसिंग अ डाइपोल लाइक दिस,
यहाँ पे दो, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में जाता है, ये है माइनस क्यू, ये है क्यू, और ये है मेरा डाइपोल। नाउ डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारा ऐसा है, ठीक है। तो तुम्हारे पास दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो एंगल तुम्हारा थीटा वन इज इक्वल टू 0 है। और अगर तुम चाहते हो कि इसको तुम रोटेट कर दो टू एन एंगल थीटा टू इज इक्वल टू थीटा तक, अगर तुम रोटेट करना चाहते हो, तो एज पर योर फॉर्मूला तुम्हारा क्या निकल के आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा क्या, कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू होता है ना। हाँ, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू ही तो हुआ, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। एक सेकंड रुको। हाँ ठीक है, सही है। सो इज इक्वल टू पीई वन माइनस कॉस थीटा, या फिर माइनस को बाहर निकाल दो, माइनस पीई कॉस थीटा माइनस वन, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला हो सकता है। आई वुड सजेस्ट तुम ये स्पेशल केसेस को याद मत रखो, जस्ट सिंपली लॉजिक को अंडरस्टैंड करो ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए तुम्हारा फ्लिप हो जाता है, थीटा टू से थीटा वन के जाने की जगह थीटा वन से थीटा टू तक जा रहा है तुम्हारा, ठीक है। पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द डाइपोल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तुमने अपने डाइपोल को क्या किया, इनिशियली जो तुम्हारा डाइपोल ऐसा था, इसको तुमने रोटेट करके इस पोजीशन पे लेके चले गए, ठीक है। यू रोटेटेड टू दिस पोजीशन, काम किया तुमने, इसके अंदर क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब इसको तुम छोड़ दोगे तो क्या करेगा ये, इसको तुमने घुमा के ऐसे लेके चले गए तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी इसके अंदर स्टोर हो गई, तो अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो क्या होगा, वापस अलाइन हो जाएगा अपनी तरफ, इट विल अलाइन इटसेल्फ वंस अगेन, है ना, इट विल अलाइन इटसेल्फ वंस अगेन। तो तुम्हारा अगेन तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो एवरी सिंगल टाइम वर्क इज डन, पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग स्टोर्ड इनसाइड द डाइपोल। नेक्स्ट अगला क्या है, when the dipole is initially at rest to when the dipole is initially at right angles to E, that is theta 1 is equal to 90 degrees, and we have to set it at an angle theta with E, that is theta 2 is equal to theta। तो अब क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, माइनस पीई, एक सेकंड रुको, हाँ, माइनस पीई कॉस थीटा वन थीटा माइनस कॉस 90 डिग्रीज। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 90 डिग्रीज क्या होता है तुम्हारे पास, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स जीरो, है ना। कॉस थीटा तुम्हारा ऑटोमेटिकली जीरो बन चुका है, ठीक है। सो कॉस 90 डिग्री जीरो बन गया, तो माइनस पीई कॉस थीटा बच गया तुम्हारे पास, ठीक है। अगला तीसरा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, दैट इज तुम्हारे पास माइनस पी डॉट ई भी बोल सकते हो, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है, ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे माइनस पीई कॉस थीटा था, तो हम लोगों ने क्या बोल दिया, माइनस पी डॉट ई भी बोल सकते हैं, बोल दिया हम लोगों ने, ठीक है। सो जब 90 डिग्रीज था तो तुम्हारा थीटा वन की वैल्यू क्या थी, 90, थीटा टू की वैल्यू थीटा हो गई। सो पीई वन माइनस कॉस तुम्हारा थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, दैट इज जीरो हो गया, माइनस पीई कॉस थीटा निकल के आ गया, माइनस पीई कॉस थीटा को तुम माइनस पी डॉट ई भी बोल सकते हो। अगला, when dipole movement of an electric dipole is parallel to the electric field, थीटा तुम्हारा जीरो है। जब तुम्हारा थीटा जीरो होता है तो u की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस पीई कॉस जीरो, दैट इज माइनस पीई, दैट इज तुम्हारा सबसे कम एनर्जी होता है जब तुम्हारे पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी इस तरफ है, दोनों के बीच में क्या है, जीरो एंगल है, तो तुम्हारा सबसे कम एनर्जी लगता है। इसलिए अगर तुम उसे हिला भी दो ना, तो वो हिल डुल के क्या करेगा,
वापस अपने आप को सेम प्लेस में अलाइन कर लेगा। थोड़ा सा अगर तुमने ऐसे पुश कर दिया, ठीक है, ऐसे मूव करते रहेगा, मूव करते रहेगा, मूव करते रहेगा, आफ्टर अ व्हाइल इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ठीक है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं, तीन अलग अलग केसेस है तुम्हारे पास। एक तो तुम्हारा वर्क डन, तुम्हारे जीरो से लेके एक एंगल थीटा तक ले जाने के लिए तुम्हें कितना काम करना पड़ा, या फिर तुम्हारा पहले 90 था, 90 से तुम्हें एक एंगल थीटा में ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी कब तुम्हारी सबसे कम होगी। तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी तब तुम्हारी सबसे कम होगी जब डाइपोल मोमेंट और तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो तुम्हारा 0 डिग्री हो जाता है, तब तुम्हारे डाइपोल मोमेंट की एनर्जी सबसे ज्यादा कम होगी। इज इट क्लियर? पक्का? अगला, when the electric dipole moment of the dipole is perpendicular to the electric field, तो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड इज 0, क्योंकि माइनस पीई कॉस थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट इज cos 90 डिग्रीज विल बिकम 0। दैट इज द पोजिशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज 0 यहाँ पे। अब फाइनली when the electric dipole moment of a dipole makes an angle of 180 डिग्री, दैट इज उल्टे डायरेक्शन में। सोच लो तुम्हारे पास ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ठीक है। अब तुम्हारा ये जो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हारा ऐसे ट्रैवल करे, ढक्कन क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव। तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है, ढक्कन तुम्हारा पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। सो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट इज गोइंग लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। अब यहां पे देखो, तुम्हारे पास जब तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा है तो क्या हो रहा है तुम्हारे पास? तुम्हारा डाइपोल का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट से राइट, तुम्हारा राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। डाइपोल मूवमेंट भी तुम्हारा राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। एंगल क्या है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या कर रहे हो तुम? ऐसे रख दे रहे हो, क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम, क्यों? क्योंकि डाइपोल मूवमेंट तुम्हारा ऊपर की तरफ देख रहा है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा अगेन राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है। सो योर डाइपोल मूवमेंट, सॉरी, द पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 0। अब यहां पे देखो, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ देख रहा है, नेगेटिव नेगेटिव की तरफ देख रहा है। ये इसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, माइनस पीई कॉस थीटा। यहाँ पे एंगल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट है इस तरफ जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180। सो माइनस पीई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस तुम्हारा पीई कॉस 180 डिग्री क्या हो जाएगा? कॉस 180 क्या होता है? -1, माइनस माइनस बन के प्लस हो गए, तो बचा क्या? पीई। तो पॉजिटिव पीई देखने को मिल रहा है। इट इज एन अनस्टेबल पोजिशन। एक अनस्टेबल पोजिशन होता है तुम्हारे पास, यू आर गेटिंग द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन योर डाइपोल। अंडरस्टूड? सो अब यहां पे देखो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन कर दो, अपने आप को फ्लिप कर देगा, बिकॉज इट्स एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर तुम इसको हिला भी दोगे ना, तो ये हिल डुल के वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। मगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? थोड़ा सा तुम टच भी कर दो ना, जैसे ही तुम इसे टच करोगे अपने आप को पूरी तरह से फ्लिप करके स्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। सो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल अनस्टेबल, स्टेबल अनस्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, so this dipole will be in an unstable equilibrium position. क्यों? Slightest provocation will flip it upwards. Important results. Some important results related to electric dipole. Electric potential at any point on the bisector of the dipole is 0. Bisector of the dipole क्या होता है पता है? हाँ, इक्वेटोरियल पोजिशन, ये हमें पता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हारा 0 होता है करके,
ठीक है। अ डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, दैट इज जितना आगे जा रहा है उतना डिक्रीज होते जा रहा है, तो तुम्हारा क्या होगा, इट विल बी अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या करता है, एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मगर टॉर्क जरूर एक्सपीरियंस करता है। ठीक है। नेक्स्ट, a dipole experiences a maximum torque at a position where the potential energy is zero। देखो कहां पे मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, इस पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन पे तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्रीज। तो मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P क्रॉस E, PE sin थीटा। सो साइन थीटा तुम्हारा यहाँ पे 1 हो रहा है, दैट इज P मल्टीप्लाइड बाय E हो जा रहा है तुम्हारा। यू आर एक्सपीरियंसिंग द मैक्सिमम टॉर्क, थोड़ी देर पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो दे हैव रिटन इट हियर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तुम्हारा टॉर्क, टॉर्क का वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, टॉर्क का वैल्यू दे रखा हुआ है यहाँ पे, देखो P क्रॉस E या फिर PE sin थीटा। So the maximum torque experienced by the dipole will be in the perpendicular position, exactly 90 degree position पे होगा। Now an electric dipole of length 4 centimeters when placed with its axis making an angle of 60 degrees with a uniform electric field experience a torque of 4 root 3 Newton meter। ठीक है। टॉर्क हमें दे रखा हुआ है, हमारे पास एंगल दे रखा हुआ है, लेंथ दे रखा हुआ है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इफ इट हैज अ चार्ज ऑफ प्लस माइनस 8 नैनो कूलम्स। तो हमें सब कुछ दे रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, एवरीथिंग हैज बीन गिवन टू अस। सो क्या करना है, हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या है, हाँ पीई कॉस थीटा, ठीक है, माइनस पीई कॉस, जो भी हो। सो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो मेरे पास सबसे पहले पी को निकाल लें, सबसे पहले ना पी को निकाल लेते हैं। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू मल्टीप्लाइड बाय 2a। क्यू की वैल्यू क्या है, 8 नानो कूलम्स। 8 इंटू नैनो मतलब कितना होता है, नैनो 10 टू द पावर माइनस 9, 10 टू द पावर माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा लेंथ कितना है 4, तो 4 इंटू मीटर में होता है ना, न्यूटन मीटर सेंटीमीटर में दे रखा है तुम्हें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 या फिर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा होगा 8 टू द नहीं सॉरी 32 सॉरी 8 4 द 32। ये हो गया मेरा क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कूलुम मीटर, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। तो हमें P मिल चुका है, अब हमें टॉर्क दे रखा हुआ है। ओके, व्हेन प्लेस्ड with its axis making an angle of 60 degrees with a uniform electric field experience a torque of torque is equal to formula क्या होता है, 9 sin थीटा। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉर्क अपॉन P sin थीटा। टॉर्क की वैल्यू क्या दे रखी है 4 रूट 3 अपॉन P की वैल्यू क्या दे रखी है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 साइन थीटा। साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 इंटू 2, रूट 3 बाय 2 आ गया ऊपर, रूट 3 कट गया। सो 8 अपॉन 3.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10। एक बार दे चेक करके देख लेता हूँ मैं जब तक ये सही है कि नहीं। ठीक है, इन्होंने कैलकुलेट कर ऐसे ही छोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें
कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पीई कॉस थीटा माइनस पीई कॉस थीटा। हाँ, और माइनस पीई कॉस थीटा में माइनस, इसको हम लोग यहीं पे छोड़ सकते थे, पता है, वी कुड हैव लेफ्ट इट राइट हियर, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। माइनस, क्योंकि पी तो कट जा रहा है ना, ई की जगह टॉर्क अपॉन पी साइन थीटा, ये दोनों के दोनों कट गए, इज इक्वल टू क्या बचा तुम्हारे पास, माइनस टी कॉट थीटा। कॉट 60 डिग्री कितना होता है, सो 4√3 अपॉन √3 क्या हो जाएगा, -4 माइनस ऑफ 4√3 अपॉन √3 -4 जूल्स, -4 जूल्स, ठीक है, क्लियर है ये बात, ओके। सो a point charge q is fixed at origin. A dipole with a dipole moment of p is placed along the x-axis far away from the origin with p pointing along the x-axis. Example, a point charge q is fixed at the origin. Example, ये पहले कर लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज q है, ठीक है, origin में फिक्स्ड है। A dipole with a dipole moment p is placed along the x-axis far away from the origin with p pointing along the positive x-axis. That is, तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास है एक ऐसा डाइपोल जा रहा है तुम्हारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस क्यू डैश और यहाँ पे हो जाएगा क्यू डैश, तुम्हारा द नेगेटिव से पॉजिटिव, द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल इज अवे इन द पॉजिटिव x-axis. Find the kinetic energy of the dipole when it reaches a distance d from the origin. So, applying the law of conservation, kinetic energy किसके बराबर होना चाहिए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, हमारे इस चार्ज Q ने क्या किया है, हमारे इस चार्ज Q ने इसके ऊपर क्या करा है, एक डाइपोल मूवमेंट, सॉरी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस करके रखा हुआ है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस डाइपोल मूवमेंट पे क्या हो रहा है, तुम्हारा एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, और अब ये पोटेंशियल एनर्जी के कारण क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, इट इज प्रोड्यूसिंग इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है आगे जाते वक्त। सो हमारे पास क्या है, डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइपोल एट अ डिस्टेंस b इफ द ओरिजिन, क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ, the kinetic energy of a dipole at a position d from the origin is equal to change in potential energy. That is, तुम्हारा u initial कितना था, u initial minus u final is equal to 0 minus pe, initial value कितनी थी तुम्हारे पास, एक एक सेकेंड, मैं क्वेश्चन को ढंग से पढ़ाया क्या मैंने। A point charge q is fixed at origin. A dipole with a dipole moment p is placed along the x-axis far away from the origin with p pointing along the positive x-axis. ठीक है, सही तो लिखा है मैंने यहाँ। So kinetic energy of the dipole at a distance d from the origin, कितना डिक्रीज हुआ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी ज्यादा थी, देखो यहाँ पे ui माइनस uf क्यों किया है, जब तुम्हारे, ये समझ लो ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन, ठीक है, ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये इनिशियली तुम्हारा डाइपोल था, ठीक है, जब डाइपोल तुम्हारा इस पोजीशन पे था, इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी इसके पास, माइनस पीई कॉस थीटा। अब तुम क्या कर रहे हो, इसको तुम आगे बढ़ाते जा रहे हो, सो इनिशियली तुम्हारा ज्यादा था, फाइनल जाते हो तुम्हारा कम हो रहा है, तो इनिशियल माइनस फाइनल होगा ना तुम्हारा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, इनिशियली जो हाई वैल्यू थी, आगे जाते जाते तुम्हारी वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, इनिशियली यू हैड हाई पोटेंशियल एनर्जी, अब ये पोटेंशियल एनर्जी घटते 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 क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है,
ये लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ, इनिशियली तुम्हारे पास एक चार्ज था सेंटर में। ये सेंटर तुम्हारा क्या प्रोड्यूस कर रहा था? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हारा ये डाइपोल प्लेस्ड था। जब तुम्हारा ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड था तो तुम्हारा माइनस पीई कॉस थीटा बोल के तुम्हारे पास यहाँ पे इसके पास क्या हो गया? एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहा। थोड़ी देर बाद तुम क्या कर रहे हो? इसे दूर लेके जा रहे हो। When you're sending it far away like this, तो इसकी क्या हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है तो क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा कम होते 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 वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डाइपोल एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? ui माइनस uf, जीरो माइनस माइनस पीई। दैट इज तुम्हारा दूर तो तुम्हारा क्या है? माइनस पीई के बराबर है। सो जीरो माइनस माइनस पी इज इक्वल टू पी डॉट ई इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे p मल्टीप्लाइड बाई e की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन डी स्क्वायर आई कैप। तो यहाँ पे आई कैप क्यों लिखा हुआ है पता है? along the x axis, very good। तो i cap into i cap क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? व्हाट इज i cap into i cap? i cap स्क्वायर। i cap स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 होता है। आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है तुम्हारे पास। तो ये दोनों के दोनों 1 बन गए। तो पी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर निकल के आएगा तुम्हारे पास। यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहाँ पे पीई, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है? पी डॉट ई। फॉर्मूला तुम्हारा पी डॉट ई है। यहाँ पे फॉर्मूला आया भी कहां से तुम्हारे पास? यहां से देखो, माइनस पीई। समझ में आ गया? नेक्स्ट, सो क्यू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर निकल के आया तुम्हारे पास। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज क्यू एट दिस पॉइंट। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी स्क्वायर आई कैप है हमारे पास। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, या फिर तुम्हारे पास यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन डी क्यूब आई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ओरिजिन। एक सेकंड को, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन द एक्सियल पोजीशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन द के पी अपॉन आर क्यूब होता है तुम्हारे पास। यहाँ पे के पी अपॉन आर क्यूब आ भी गया तुम्हारे। टू के, एक सेकंड रुको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। टू के पी अपॉन आर क्यूब, 2kp upon r cubed. So electric field at the origin due to a dipole is given as this much. इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता चल गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के बाद हमारे को फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज कर दिया तो हमें पी क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब्ड आई कैप मिल जाएगा। तो व्हाट इज दिस? ये कहां से आया तुम्हारा? दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रो, तुम्हारा ये व्हाट आर द फर्स्ट चैप्टर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना तुम्हारे पास। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास ये बोला गया, हम लोगों ने डिराइव किया है यहाँ पे 2kp अपॉन आर क्यूब तुम्हारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी एक्सियल पोजीशन होता है तुम्हारे पास। और यहाँ पे डी क्यूब क्या है? डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। नहीं, हाँ कि ना? हाँ, तो ये तुम्हारा क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज दी तुम्हारा ई एक्सियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी एक्सियल डायरेक्शन। ये क्वेश्चन करने से पहले एक और बार तुम्हारे एक्सियल और इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार फिर से डिराइव कर लो। ठीक है, डिराइव करोगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा ई एक्सियल। फोर्स ऑन चार्ज क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्स इज इक्वल टू के क्यू, सॉरी, ई मल्टीप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज इज फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। टू और टू को हम लोगों ने, टू और फोर को हम लोगों ने काट के टू कर दिया है। सो यहाँ पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, डाउट है तो पूछो मेरे से। ठीक है, डाउट है? नहीं, पक्का?
ठीक है, तो हम लोग अगला सेक्शन शुरू करने वाले हैं, ठीक है? चलो। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो निकल के आता है वो है डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस। सो सबसे पहले मेरे को बताओ डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? इट इज जस्ट एन इंसुलेटर। एक इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर ढंग से पढ़े नहीं हो ना? हाँ? In this topic, we will learn about the properties of conductors and insulators, and also we will go through the concepts of capacitor and their combinations. Conductors and insulators. Let's discuss some special some characteristics of conductors and insulators are discussed below. ठीक है? Conductors are materials that through which electric charge can move easily. So, conductors के पास इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं ये मूवमेंट करने की कैपेसिटी कहाँ से आती है पता है? Why are conductors able to free electrons? सबके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एवरीबॉडी हैज इलेक्ट्रॉन्स, मगर कंडक्टर्स के पास जो होता है दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। उसके लैटिस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं? दे आर नॉट बाउंड टू अ पर्टिकुलर एटम। उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है दे कैन फ्लो थ्रू द मेटल एज इफ देयर इज नथिंग देयर। ठीक है? सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कंडक्टर्स। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Under electrostatic conditions, the conductors have the following properties. क्या क्या properties होती है? Inside a conductor, electrostatic field is zero. ठीक है? हाँ, एक कंडक्टर के अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है ना? बिकॉज तुम्हारा काम करने के लिए कुछ तुम्हें भेजना नहीं पड़ रहा है. So inside a conductor, the electrostatic field is zero. At the surface of the charged conductor, electrostatics must be normal to the surface at every point. तो तुम्हारा जो कंडक्टर है, कंडक्टर से फील्ड कैसे बाहर निकल के आ रही है? परपेंडिकुलरली बाहर निकल के आ रही है। एक स्फीयर मानो, स्फीयर एक स्फीरिकल कंडक्टर को इमेजिन करो, उस स्फीरिकल कंडक्टर से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली तुम्हारे उस स्ट्रक्चर से बाहर निकल के आ रही है। ठीक है? Now, the interior of the conductor does not have any excess charge in static situations. कंडक्टर्स के पास अंदर तुम्हारा एक्सेस चार्ज नहीं होता है। दैट इज तुम्हारा जो कंडक्टर है वो चार्ज को हमेशा रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है इनसाइड अ कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन्स तो जो है तुम्हारे अगर एक जगह कॉन्सन्ट्रेट करके नहीं रख सकते। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में यही फर्क होता है। तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स जो है एक जगह पे कॉन्सन्ट्रेट हो सकते हैं इन एन इंसुलेटर, मगर तुम्हारा जो कंडक्टर है वो क्या कर देता है? बिकॉज इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी, वो सब कुछ रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है तुम्हारा। The interior of the conductor does not have any excess charge in static situations. ऐसे रब करके मेटल स्केल को रब करो जितना भी, उसके अंदर चार्ज तुम्हारा प्रोड्यूस नहीं होगा। प्लास्टिक स्केल को ऑन द अदर हैंड करो, तुम्हारा चार्ज बिल्डअप होने लगेगा। वाई? बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे आसानी से मूव नहीं कर सकते। तुमने इलेक्ट्रॉन्स और तुमने उस स्केल को चार्ज कैसे किया है? फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके तुमने चार्ज किया है उसे। ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है? पोटेंशियल भी कांस्टेंट है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण काम नहीं करना पड़ रहा, तो पोटेंशियल क्या हो गया तुम्हारा? कांस्टेंट हो गया। So electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value as inside at the surface. जितना सरफेस पे पोटेंशियल था उतना ही तुम्हारे कंडक्टर के अंदर भी क्या होगा? जितना सरफेस में पोटेंशियल था उतना ही तुम्हारे कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल होगा। The surface charge density of a conductor could be different at different points. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओवरऑल चार्ज डेंसिटी तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ सरफेस यू हैव, इट कैन कंटिन्यूअसली चेंज कर सकता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने गॉस के थ्रू प्रूव करके रखा हुआ है, गॉस लॉजिक के थ्रू। तो दैट मींस मेरे को इसके बाद तुम्हें पहला चैप्टर फिर से कराना पड़ेगा। ठीक है? सो पहला चैप्टर पढ़ने के लिए आ जाना। ठीक है? सो the electric field at the surface of a charged conductor is E is equal to sigma by epsilon naught n cap. n क्या है तुम्हारा? नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन है तुम्हारे पास। ठीक है? where sigma is the surface charge density and n is the unit vector normal to the surface outward direction. तुम्हारा एरिया वेक्टर जो होता है तुम्हारा हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और एरिया वेक्टर के पैरेलल होता है तुम्हारा क्या?
इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तुम्हारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस, इट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस। ये थोड़ा बहुत तुम्हें समझना है, तो एक बार तुम फर्स्ट चैप्टर को रीड करके आओ, फिर मैं उसे तुम्हें फिर से समझा दूंगा, ठीक है। Now, electrostatic shielding, the phenomenon of protecting a certain region of space from external electric fields is called electrostatic shielding. हमको क्या पता है, कंडक्टर्स के अंदर क्या नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप इनसाइड अ कंडक्टर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस नॉलेज का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर सकते हैं। we know that inside a conductor the electric field is zero, कंडक्टर के अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण, so to protect some instrument from external fields they are enclosed in hollow conductors। हॉलो कंडक्टर्स जो होता है उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा फैराडे केज हो गया, फैराडे केज क्या होता है, हाँ उसके अंदर जैसे अगर तुम्हें कोई टॉप सीक्रेट डिस्कशन करना होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्टील का जो केज बना रहता है, ठीक है, एक फैराडे केज बोलते हैं, उसके अंदर जाके बैठ के वो लोग काम करते हैं, क्योंकि ना ही रेडियो सिग्नल अंदर आ सकता है, ना ही रेडियो सिग्नल बाहर जा सकता है। एक तरह से तुम्हारा एक टॉप सीक्रेट अगर तुम्हें करना है तो कर सकते हो, ठीक है। गाड़ी भी तुम्हारा एक तरह से ऐसे ही काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होने के कारण तुम्हारा जब लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, गाड़ी से बाहर निकल के भागो नहीं बोला जाता, गाड़ी के अंदर बैठे रहो, तुम्हें घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक when lightning strikes we should be inside a bus or a car, this is because cars and buses are conductors which stop the electrical current flow as there is no electric field inside them। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ना होने के कारण क्या हो जाता है, तुम्हारा वो जो जो लाइटनिंग है वो तुम्हारी ढंग से कंडक्ट नहीं हो पाती, ठीक है, समझ में आ गया। सो इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, कंडक्टर के अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, अंडरस्टूड, क्लियर है ये बात, जीरो है तो देखो, इलेक्ट्रिक अगर बहाव ना हो तो पानी मूव कर सकता है क्या, तालाब और तुम्हारे क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लेक एंड अ रिवर, तालाब और एक नदी में क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क है, तालाब में पानी स्टैग्नेंट होता है ना, मूव नहीं कर रहा होता, रिवर में क्या होता है, क्योंकि तुम्हारा एक फ्लो है, फ्लो होने के कारण पानी ट्रैवल कर रहा है, जब तुम्हारा फ्लो ही नहीं है, एक एक कंडक्टर के अंदर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दैट मींस कोई फ्लो नहीं हो रहा है, तो करंट कैसे मूव करेगा, लाइटनिंग अंदर पेनिट्रेट कैसे करेगी गाड़ी के अंदर, समझने की कोशिश करो, एक तालाब की तरह है वो, इट इज लाइक कंडक्टर के अंदर इट्स लाइक अ लेक, ठीक है, अंदर देयर इज नो मूवमेंट इनसाइड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण क्या हो रहा है, तुम्हारा कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, अंडरस्टूड, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, हमेशा लाइटनिंग जब होता है, ठीक है, जब लाइटनिंग होता है गाड़ी के अंदर बैठने बोला जाता है, क्यों, क्योंकि लाइटनिंग अगर गाड़ी पे स्ट्राइक भी कर जाएगी तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, you will not be affected because the electric field inside is zero, क्लियर, नहीं, हाँ कि ना, आगे बढ़ते हैं। So insulators are the materials through which electric charge cannot move, ठीक है, रबर हो गया, वुड हो गया, ठीक है, इन सब चीजों के थ्रू तुम्हारा कभी भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करता है, ठीक है, ग्लास, रबर, वुड एक्सेट्रा। इंसुलेटर्स आर आल्सो कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक्स, इंसुलेटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। When an electric field is applied, induced charges appear on the surface of the dielectric, चार्जेस तुम्हारे जो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस में प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जांपल जब भी तुम क्या करते हो, when insulators are also called dielectrics, when electric field is applied induced charges appear on the surface of the dielectric। जैसे तुम्हारे पास अगर यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दे रखा हुआ है, और यहाँ पे तुमने क्या किया है, यू हैव प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है, दैट मींस ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे तुम्हारे पास सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरफ कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारे पास, सॉरी, यहाँ पे तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज आते रहेगा, और यहाँ पे तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज आते रहेगा, ठीक है। सो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वेन एवर वी प्लेस
a conductor, when we replace an insulator or a dielectric in an electric field, तुम्हारा यहाँ पे because पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाने के कारण सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाके कॉन्सेंट्रेट हो जा रहे हैं, और यहाँ पे ये लोग वापस क्या छोड़ रहे हैं, दे आर लीविंग अ पॉजिटिव चार्ज हियर। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक तरह से क्या हो जा रहा है, यहाँ पे इसके अंदर खुद एक तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। कैपेसिटेंस समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, नाउ when an electric field is applied, induced charges appear on the surface of the dielectric. Hence, it can be said that dielectrics are insulating materials which transmit the electrical effects without conduction. बिना कंडक्ट किए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसमिट कर देते हैं। Hence, it can be said that dielectrics are insulating materials which transmit the electrical effects without any conductivity. बिना कंडक्टिविटी के उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को क्या बोलते हैं, पोलराइज करके रख दिया। एक तरफ पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज है, एक तरफ पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। अपने आप को इवन दो दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर एबल टू पोलराइज देमसेल्व्स। पोलराइज मतलब एक जगह पूरा पॉजिटिव, सॉरी एक जगह पूरा पॉजिटिव, एक जगह पूरा नेगेटिव तुम्हारे पास। ठीक है, नाउ free charges and bound charges inside a conductor. In metallic conductors, electrons are the charge carriers. Electrons क्या होते हैं तुम्हारे, charge carriers होते हैं। In a metal, the outer valence electron outer electrons part away from the atoms and are free to move. These electrons are called free electrons or called conduction electrons. ऊपर के सरफेस में जितने भी, मैंने चैप्टर 3 में ऑलरेडी करा दिया है, ऊपर के सरफेस में जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, ये इनके अलग अलग नाम है। ठीक है, are free to move. The electrical conductivity of a material depends on the number of free electrons present in it. जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। ठीक है, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, silver, exactly. The electrical conductivity of a material depends upon the number of free electrons present in it. Materials which have high number of free electrons are good conductors, which have less free electrons are called bad conductors. ये अच्छे conductors और ये बुरे conductors हो। When an electron leaves an atom becomes positively charged. The positively charged ions are bound. Ions and bound electrons remain held in the fixed position and are called bound charges. ठीक है, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जो मूव नहीं कर पाए, जो बेसिकली दोस आर नॉट कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो नहीं होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो बेसिकली क्या है हमारे पास, देयर आर समथिंग कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। बैड कंडक्टर्स क्यों होते हैं तुम्हारे, हाँ, गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स के बीच में फर्क क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तुम्हारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स एन एटम, एटम्स बिकम positively charged. The positively charged ions are bound and the bound electrons remain held in the fixed position. For example, तुम्हारे पास है लिथियम, मान लो। ठीक है, लिथियम एक मेटल है। ठीक है, लिथियम अपना अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी देता है तो उसके पास क्या बचा है, 3 प्रोटॉन बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, जिसके कारण उसके पास ओवरऑल चार्ज क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो द प्रोटॉन्स, द पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड चार्जेस। जो बाहर घूमने गया, अपने आराम से घूमने गया, वो कौन है, तुम्हारा कंडक्शन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो फ्री और बाउंड के बीच में समझ में आ रहा है, ओके। डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, कंडक्ट नहीं करते। हमारे रबर ग्लव्स हो गए। नाउ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करते हैं, हाँ, हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चीजों में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं क्या, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस को कहां पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, एग्जैक्टली वायर को कवर करके रखने के लिए। डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस इन कॉन्ट्रास्ट टू कंडक्टर्स, दे हैव नो और negligible number of free charges or charge carriers. In a dielectric, under the effects of an external electric field, a net dipole moment is induced in the dielectric. Due to the molecular dipole moment, a net charge appears on the surface of the dielectric.
ठीक है। डाइपोल मूवमेंट के कारण क्या होता है, तुम्हारा एक ओवरऑल नेट चार्ज तुम्हारे सरफेस में देखने को मिलता है। ठीक है, एक ओवरऑल क्या देखने को मिलता है, एन ओवरऑल नेट चार्ज इज विजिबल। ठीक है, इन अ डाइलेक्ट्रिक अंडर द इफेक्ट्स ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अ नेट डाइपोल मूवमेंट इज इंड्यूस्ड इन द डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू द मॉलिक्यूलर डाइपोल मूवमेंट अ नेट चार्ज अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। दीज इंड्यूस्ड चार्जेस, यहाँ पे मैंने दिखा ना, यहाँ पे देखो, कैन यू सी द इंड्यूस्ड चार्जेस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाला, डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक तरफ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जाके भाग गए, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या था, वहां पे पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका है, इस तरफ क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है। पॉजिटिव चार्ज बना कैसे, इलेक्ट्रॉन्स के लूज करने से। इलेक्ट्रॉन्स जब इस तरफ से इस तरफ की तरफ चले गए तो क्या हुआ, तुम्हारा एक साइड पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया, दूसरा साइड तुम्हारा पूरी की पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया। क्लियर, 100% क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं। सो these induced charges of densities minus sigma p and plus sigma p produce an electric field opposite to the electric field। अब यहाँ पे देखो, this is the most crazy part। ठीक है, जिसने खाना दिया उसी के हाथ को काट दिया, बोलते हैं ना, वही चीज देखो यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे तुम्हारे पास एक पॉजिटिव प्लेट था, यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट था, जिसके कारण क्या हो रहा था, द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज मूविंग फ्रॉम द पॉजिटिव टू, ये है मेरा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, आई एम प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक इन द मिडल। मैंने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया। ये डाइलेक्ट्रिक रखने के कारण क्या हुआ, इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस इस तरफ स्टोर होने लग गए, और इस तरफ सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस स्टोर होने लग गए। एक तरफ सारे के सारे नेगेटिव है, दूसरी तरफ सारे के सारे पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अब तुम्हारा ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ना, ओरिजिनल टू दैट ऑफ द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम्हारे पास एक नदी ऐसे आ रही है, एक नदी ऐसे आ रही है, तो क्या होगा, जिसका ज्यादा जिसका ज्यादा अप्लाइड फील्ड है वो जीतेगा, मगर क्या होगा, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम ही हो जाएगी ना। तुम्हारी ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, दैट विल बी इक्वल टू ई ओरिजिनल माइनस ई इंड्यूस्ड, है ना, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं समझ में आया, पक्का, ठीक है। सो these induced charges और densities माइनस सिग्मा पी यहाँ पे पॉजिटिव के डायरेक्शन में एंड प्लस सिग्मा पी नेगेटिव के डायरेक्शन में प्रोड्यूस अ फील्ड अपोजिंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड। अपोजिंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम्हारे पास क्या हो रहा है, एक खुद का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इंड्यूस्ड फील्ड इज लेसर इन मैग्नीट्यूड देन द एक्सटर्नल फील्ड, सो द फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक गेट्स रिड्यूस्ड। समझ में आ गया, हाँ। तुम्हारा जो वैल्यू है, तुम्हारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम रहता है। यहाँ पे लास्ट लाइन को देखो, induced field is lesser in magnitude than the external field, so the field inside the dielectric gets reduced तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट। सो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E नॉट दैट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस E इन दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर यहाँ पे मॉड्यूलस क्यों लगा के रखा है, वी आर इग्नोरिंग द डायरेक्शन, हम लोग सिर्फ दोनों के मैग्नीट्यूड को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो E is equal to E naught minus E in. A net dipole moment is developed by an external electric field in either case where a polar or a non-polar dielectric हो तुम्हारे पास। Now dielectrics are of two types। ठीक है, a net dipole moment is developed by an external electric field in either case। कोई भी केस उठा लो, वहां पे क्या हो रहा है, वेदर अ पोलर और अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक किस तरह। पोलर क्या होते हैं तुम्हारे पास, व्हाट आर पोलर, जो ऐसा माइनस में हो, हाँ, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इक्वल्स ना हो, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इक्वल ना हो, दोनों के बीच में एक उतार चढ़ाव हो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा पानी, पानी एक डाइपोल या फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक क्या बॉडी से एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज है, हाइड्रोजन क्या है,
कम सॉरी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो जाते हैं तुम्हारे पास। तो जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, व्हाट बॉन्ड कैसे बनाया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने दो दो इलेक्ट्रॉन को बीच में रखा, ठीक है, उस शेयर पेड़ को उसने एक तरफ खींच लिया। खींचने के कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लाइक दिस। यहाँ पे देखो, सॉरी, क्यों, क्योंकि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑक्सीजन के ज्यादा करीब है ना, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन के ज्यादा करीब होने के कारण दोनों अभी भी शेयर ही कर रहे हैं, इसके पास ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इन दोनों के पास ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है जिससे वो क्या करता है, अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, सो dielectrics are of two types, non-polar dielectrics and polar dielectrics. Non-polar dielectrics क्या होते हैं, non-polar dielectrics such as hydrogen, nitrogen, CO2 etc. are made of non-polar molecules. In such molecules the center of positive charge coincides with the center of negative charge, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब दो इक्वल्स के बीच में, या फिर तुम्हारे पास जैसे CO2 है, C यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन का खींचने की कोशिश कर रहा है, ये वाला ऑक्सीजन भी कार्बन को इस तरफ में खींचने की कोशिश कर रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण तुम्हारे दोनों के दोनों डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जा रहा है। सिमिलरली तुम्हारे पास H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, इक्वल्स के बीच में जब बॉन्ड होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं तुम्हारे पास, polar dielectrics such as water, alcohol, ammonia, HCl, etc. are made up of polar molecules. In such molecules, the center of positive charge and negative charge do not coincide and are asymmetric. For example, HCl, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड बनाया, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लोरीन के ज्यादा करीब है, जिसके कारण क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सेम एज वाटर, ठीक है। तुम्हारा ये सेंटर जो है, द सेंटर ऑफ चार्ज इज नॉट एट द मिडिल, मगर एसिमेट्रिकली तुम्हारे क्लोरीन के पास जा रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। समझ में आ गया। सो एक काम करते हैं, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को पूरी की पूरी तरह से फिनिश कर देंगे, ठीक है। ट्यूसडे को तुम्हारा अगला क्लास हो, ठीक है। चलो अगले क्लास में मिलते हैं, चलो बाय। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।